हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम एनसीईआरटी की सीरीज चला रहे थे अपनी, जिसमें हमने ज्योग्राफी की 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है। अब मैंने सोचा कि 6th क्लास की हिस्ट्री की चालू कर देता हूँ एनसीईआरटी, और उसके पैरेलल में ये और ज्योग्राफी की 7th क्लास की एनसीईआरटी साथ चलेंगे, जिससे हमारी एनसीईआरटी जल्दी कवर हो जाए और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होता रहे और एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो जाए। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है, ठीक, पहला चैप्टर क्या, कब, कहां और कैसे। ठीक है, ये नाम है चैप्टर का, सब तो ये लिखा हुआ पूरा। मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ऐसा है कि इसमें कुछ कहानियां है, उसको मैं स्पीड में पढ़ाऊंगा। बाकी समझाने वाले पार्ट है वो मैं इजीली समझाऊंगा आराम से। ठीक है, कैसे पता लगा कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। ये तो आपको पता है पहले क्या हुआ था। इसके बारे में जानने के लिए रेडियो सुनो, अखबार सुनो, टेलीविजन देख लो। साथ ही जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी से ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो पिछले साल हो। ठीक है, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था कैसे जान सकते हैं, ये हम इतिहास के द्वारा जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे, कपड़े पहनते थे, किस तरह जगह पर रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, आर्किटेक्ट थे, शिकारी थे, पशुपालक थे, खेती करते थे, क्या करते थे, संगीतकार थे, क्या क्या लोग थे, कैसे कैसे थे। यही नहीं, हम यही पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। ये सब बात है। तो लोग कहाँ रहते थे, मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ठीक है, नर्मदा नदी का पता लगाएंगे अभी आगे चल के। अभी देखते हैं नर्मदा नदी कहाँ है, और ये सारी नदियां जो है वो सारी आपको आएंगी पेपर में। बहुत इस मैप से बहुत बनता है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। कहाँ, नर्मदा नदी के। तो कई लाख वर्ष में सबसे लिखा रहे थे नर्मदा नदी के तट पे। ठीक, लिखा वहां पे इस नदी के तट पर, मतलब इस मतलब नदी नर्मदा। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक जो इकट्ठा कर लेते थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। जो आसपास की जो जंगल की विशाल संपदा, तो वहां की जड़ी बूटियां, खाना, फल, इन सबसे परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। मतलब कुछ लोग मांसाहारी भी थे और क्या नाम है, गैर मांसाहारी शाकाहारी भी थे। तो इन दोनों का दिया हुआ है, क्योंकि ये जड़ फल ये भी खाते थे, जंगल के उत्पाद से हम लेते थे, और जानवर का शिकार भी करते थे, तो ये भी था। ठीक है, तो दोनों चीजें इसमें आ जाती हैं। आगे देखते हैं। आपसे नर्मदा नदी के बारे में पता करिए। नर्मदा नदी कहाँ है, ये नर्मदा नदी जा रही है, देखिए, जूम करता हूं इसे, इस मैप में देखिए, ये देखो, ये नर्मदा नदी। ठीक है, ठीक है, सतपुरा पहाड़ी साथ में ही। ठीक है, अब इस मैप से हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है हमारे उपमहाद्वीप का। देखते हैं आगे। अगर तुम उत्तर पश्चिमी के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, इनके बारे में पता लगाना है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे होगा कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, ऐसे पहाड़ियां ना, विंध्य पहाड़ियां, सतलुज पहाड़ियां, रावी, जिरम, ये सुलेमान, सुलेमान और ये किरथर। ठीक है, ये दोनों यही सुलेमान और किरथर, इन दोनों के बारे में पता लगा लिया। ठीक है, ये क्या है। इसी क्षेत्र के कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। ठीक है, तो ये मैच आ जाएगा कहाँ पे सबसे पहले, जो 8000 साल पहले, 8000 साल पहले कहाँ पे क्या किया था, जौ और सबसे पहले गेहूं था, तो जौ और गेहूं, क्या, गेहूं जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं का पालतू बनाना भी शुरू किया था। कहाँ की बात है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का। ये कहाँ की बात हो रही है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, या सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। अब देख लीजिए, ये हमारा भारत का मैप है, ये पूरा। अब ये सुलेमान और किरथर कहाँ आ रही है, ये पाकिस्तान साइड आ रही है। ठीक है, इनको याद रखना कि अभी इंडिया में नहीं है, अफगानिस्तान या पाकिस्तान साइड में होंगी। ठीक,
उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब गारो उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व मतलब ये रहा गारो, ठीक, और विंध्य, विंध्य ये रही पहाड़ियां, ठीक है। मैं दूसरे पेन से कर देता हूं, ये रहा, ये रही विंध्य, ये रही विंध्य और ये रही गारो, ठीक। इसमें क्या बोलता है गारो के बारे में? ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र जहां कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास कहां हुआ? कृषि का विकास, तो ये आप लोग खुद देख लीजिए। कृषि का विकास कहाँ बोला है? ये नोट्स आपको खुद बनाना है, हालांकि मैं नोट्स पढ़ाऊंगा पर अभी नहीं दूंगा, कुछ देर बाद टेलीग्राम चैनल चालू होगा तब जाके आपको नोट्स मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में। गारो और विंध्य, ठीक, पहाड़ियों पे क्या कृषि चालू होता है। सबसे पहले चावल उपजाया गया था वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। विंध्य के उत्तर में, विंध्य के उत्तर, ये उत्तर मतलब ऊपर की तरफ। आप देखते हैं उत्तर कहाँ बोला गया, ठीक है। जो एरिया थे वहां पे स्थित थी। आगे देखते हैं क्या पढ़ाया गया। मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाए। सिंधु नदी का देखने वाले मानचित्र जरूर, इससे मानचित्र से ही आप पढ़ेंगे। ये रही सिंधु नदी, ठीक, इससे सहायक की जा रही है सारी। ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ठीक है, सतलज, ये सारी इसकी, ये बता दिया मैंने, पूरा इसका ब्रांचेस बना दिए। ये पूरी इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं, पता लगा लिया। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदियां मिल जाती है, बताया मैंने, ज्योग्राफी पढ़ाई थी आपको। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। देखो 4700 वर्ष पहले कहा? सिंधु, सिंधु नदी, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों, सहायक नदियों के किनारे, ठीक। सिंधु नदी की बात की जाए तो 4700 वर्ष पूर्व, ठीक। उसके बाद 2500 वर्ष पूर्व कहाँ की बात की गई? गंगा और इसकी सहायक नदियां। अगर बात की जाए गंगा, गंगा जी की, तो इसकी सहायक नदी हुआ गंगा तथा इसकी सहायक नदियां कितने? 2500 वर्ष पूर्व। तो पहले कहां पे लोग आए थे? सिंधु नदी के किनारे, ठीक। गंगा तथा इसकी सहायक नदी तथा सोन का पता लगाओ। सोन का पता लगाते हैं, सोन नदी के देखते हैं। ये रही सोन नदी, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक। आगे देखते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार जिसे कहते हैं, नाम से आता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली था, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। मगध की बात हुई थी, ठीक है। कहां पे? गंगा के दक्षिण में स्थित, दक्षिण, गंगा का दक्षिण देखते हैं, गंगा जी का दक्षिण देखते हैं। गंगा नदी एरिया, उससे दक्षिण की बात, एरिया यहाँ की बात की जा रही है, ठीक है, बिल्कुल सटा हुआ दक्षिण, ठीक है। वहां पे ये मगध बिहार की बात की जा रही है। पूरा ये एरिया का जो है इसकी बात की जा रही है। इसको लिख लेना चाहो तो, वैसे 8 मिलेंगे आपको, मैं लिखवा रहा हूं आपको, इसे लिखते रहना साथ में, बोल भी रहा हूं मैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है? लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप अवधि के लिए हिस्से के लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से के दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी भी हिमालय ऐसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्र के कारण यात्रा जोखिम बड़ी होती थी, फिर भी यह मात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, आपको पता है, लोग आसपास के एरिया में जाते रहते थे। पहले लोग जाते थे, यात्रा करते थे, ठीक है। तभी उनको क्या, काम की तलाश में, ठीक है, खाने की तलाश में, तो उनको क्या कहा, प्राकृतिक आपदाओं
एक स्थान से दूसरे स्थान पे, अगर मान लो किसी जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे प्राकृतिक आपदा आ गई तो दूसरे स्थान पे जाना पड़ा, इसलिए वो आते आते रहते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए आती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, कभी जहाजों के साथ मूल्यवान वस्तु लेके व्यापार करने आते थे। धार्मिक गुरु उपदेश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए आते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में जाते थे, ऐसे लोग थे। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं, ये आपको पता ही है। या फिर मानचित्र एक को देखिए, पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक, हालांकि लोगों के इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वत की ऊंचाई को छू सके तथा समुद्र के पार जा सके। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ भी लोग आए और यहाँ बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध और किया, और हम समृद्ध पहले से भी थे। ठीक है, देखते क्या लिखा हुआ है मानचित्र एक में, लिखा हुआ है दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों के साथ दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक छोटा महाद्वीप है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों, पर्वतों से बंटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसे प्राय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। क्यों? एक होता महाद्वीप, होगा उपमहाद्वीप। तो महाद्वीप का छोटा एरिया दक्षिण एशिया को भी उपमहाद्वीप कह दिया जाता है, क्योंकि बस क्यों ये डिवाइडेड है, किससे? माउंटेन से, नदियों से, पहाड़ों से, इन सब चीजों से, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने की तकनीकों को, एक दूसरे विचारों को अपनाते रहे हैं। देश का नाम कैसे बना, इसको देखते हैं अभी। देखिए, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया, भारत जैसे नामों का उपयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्योंकि सिंधु नदी के किनारे, आप देखो कैसे पता लगेगा आपको, मैंने ये नोट्स लिखवाया था, कहा गया, हाँ 4700 वर्ष पहले कहाँ पे था? सिंधु नदी के किनारे लोग बसे थे और रहना चालू किया था। और 2500 वर्ष पूर्व कहा था? गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे लोग बसे थे। तो 4700 वर्ष ज्यादा है, 2500 वर्ष कम, आपको पता ही है। तो ये सिंधु नदी के किनारे लोगों ने बसावट चालू की थी, और इनकी जो सहायक नदियां थी वहां पे चालू की थी, इसलिए क्या नाम था इसका, आप देखते पढ़ते हैं जो पढ़ रहे हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिस संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ठीक, अपने एटलस में ईरान और यूनान का नाम पता लगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। किन्होंने? यूनानियों ने और ईरानियों ने। ये ऐसी आंसर। और हमारे देश का नाम कैसे, भारत कैसे पड़ा? भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग के लिए देश के लिए होने लगा था। ठीक, पहले लोगों के लिए यूज किया था, फिर देश के लिए यूज करने लग गए। अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकें ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। पांडुलिपि किसे कहते थे? तो हाथ से लिखे होने के कारण से। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट किसे? हाथ से लिखा जाने वाला। ठीक है, ये कभी कभी आपको एसएससी में आ जाता है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में। ठीक, और मैन्युस्क्रिप्ट पता होना चाहिए, और पांडुलिपि को क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, हाथ से लिखी जाती है, इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट का शब्द लैटिन भाषा मेनू, जिसका अर्थ है हाथ। मेनू क्या कहते हैं? MANU, लैटिन का शब्द है MANU, मेनू। इसे कहते हैं हाथ से लिखना। ये पांडुलिपि में प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय से उड़ने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से, अब देखो किससे बनते थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। पहले जो पांडुलिपि बनती थी किससे बनती थी? तो पहले क्या? ताड़पत्रों, और कौन सा दूसरा? भुज, भुज नामक पेड़ कहां पाया जाता था? हिमालय क्षेत्रों में। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे इधर भी है, आगे ऊपर से हिमालय चालू हो जाता है, हिमालय रेंज पूरी। ठीक है, इसलिए देखिए अब ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि एक पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हैं। ये भुज पेड़ की छाल से बनी है। ये पेड़ का ये था छाल, जो पेड़ होता है ना, उसके ऊपर जो पेड़ के जो ये है, इस भाग में जो होता है, जैसे पेड़ है, जैसे पेड़ है, ठीक, इस जो यहाँ से निकलती है, जो छाल निकलती है, उससे बना है। ठीक है, बुर्ज का पेड़ था ये, बुर्ज का। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, क्योंकि ये पेड़ की बनी तो खा लिया हुआ। फिर भी ऐसी कोई पांडुलिपियां आज उपलब्ध है। प्राय पांडुलिपियां मंदिरों, बिहारों प्राप्त होती हैं।
इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान इनके बारे में लिखा हुआ है। प्राकृत भाषा का प्रयोग इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, जो महाकाव्य, रामायण और महाभारत, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से संस्कृत में लिखी हुई मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में, प्राकृत मतलब जो आसपास के लोग बोलते थे, वहीं के लोग जो बोलते हैं उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। जो जैसे जिस जगह के लोग जो कहते हैं उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं, जो आम भाषा में होती हो। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। अभिलेख, हम इतिहास के बारे में क्या जान सकते हैं? पांडुलिपि जान सकते हैं। किताब हो तो पहले किताबें किसके ऊपर लिखी जाती थी? पेड़ की छाल के ऊपर, जैसे पांडुलिपि कहते थे, हाथ से लिखी जाती थी। उसका कैसे और पढ़ सकते हैं इतिहास के बारे में? अभिलेखों द्वारा। ठीक, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। अब जैसे ये पत्थर पे उकेर दिया तो ये खत्म नहीं होगा जल्दी से। ठीक है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को ऐसे करवाते, लिखवाते थे। उत्कीर्ण मतलब लिखवाना करवाते थे। उत्कीर्ण मतलब से एक स्क्रिप्ट बना तरीके से, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, पालन कर सके। सब कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के दौरान उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा जो होता था वो भी इसमें होता था। ठीक, ये एक तरीके का अभिलेख है। ये अभिलेख है जो किसी पत्थर पे उतारा गया है। ठीक, अभिलेख है। ठीक, इसके बाद क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? मिटता नहीं था, टूटता नहीं था, भीगता नहीं था, कोई खा नहीं सकता था, कीड़े मकोड़े, ये सारे लाभ थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। किसके? याद रख लेना, ये पत्थर, ईंट से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने, क्योंकि कठोर होते थे, जल्दी नष्ट नहीं होते थे। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते थोड़ा, क्या बोला है इसमें। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक, अब इससे पता होना चाहिए कि अशोक के जो अभिलेख है वो हिंदुस्तान से बाहर भी है, क्योंकि अफगानिस्तान में मिला है तो हिंदुस्तान से बाहर भी है। क्वेश्चन बन सकता है ऐसा कि वर्तमान में जो अशोक के जो अभिलेख है वो भारत में ही है। नहीं, भारत की सीमा से ही पार है, जैसा पता है आपको, कंधार लिखा हुआ है। शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कराया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब कुछ लिखते तब किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिखने के लिए क्या होती है? लिपि। ठीक है, जो हम बोलते हैं वो भाषा है, इतना याद रख लेना। ठीक, ये लिपि है, ये भाषा है। ठीक, यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक के 2 विभिन्न लिपियों भाषाओं में लिखी है। ये जो अभिलेख में भाषा यूज है कौन सी? यूनानी और अरमाइक। ठीक है, कितना पढ़ लिया? आगे देखते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बचे पाते थे, क्योंकि वनस्पतियां जल्दी से उसमें घुल मिल जाती थी, और चिड़िया इन सब की हड्डियां घुल मिलती नहीं थी, पता लग जाता था। भुनी हुई है तो खाते थे, मरी हो तो ऐसा पता लग जाता था। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वह जले हुए रूप में बचे मिलते थे। कुछ पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञान जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किन्हें कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? जो आर्कियोलॉजिकल जिसे कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं। वो कौन होते हैं? जो ईंटों से, पत्थरों से इन सबका सर्वे करते हैं, पढ़ते हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठे करते हैं। और इतिहासकार कौन है? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होने के अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। क्यों? अगर हमें कोई स्रोत मिल जाता है, मतलब कोई सोर्स मिल जाता है कि ये पहले हुआ होगा, तो उससे हम क्या दोबारा अतीत का निर्माण कर सकते हैं, अपने लोगों को बता सकते हैं अतीत के बारे में, उनकी गौरवशाली चीजों को, कमियों को, अच्छाई को, सबको निखार के दिखा सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए। अब इतिहास का तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक बोला गया, अतीत एक है और ज्यादा है। क्या तुमने इस पुस्तक की शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा जो इसकी किताब है, ये हमारे अतीत, हमारे, ठीक है, ये बहुवचन है। जो हमारे है वो बहुवचन है,
ऊपर किताब पे लिखा होगा हमारा अतीत, तो ये हमारे की बात हो रही है। शब्द का प्रयोग बहुवचन के अतीत जो है बहुवचन के रूप में किया। इससे ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत अलग अलग मायने रखता है। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजा और रानियों के जीवन से, व्यापारियों के जीवन से, शिल्पकारों के जीवन से बहुत अलग था। जैसा कि हम आज भी, जैसे आपको पता ही है आज की डेट में भी जो हाई क्लास लोग हैं, बड़े लोग हैं, एलिट क्लास लोग हैं, उनका जीवन लो क्लास लोगों से, पुअर क्लास लोग अलग अलग है जीवन। तो वैसा पहले भी होता था, ठीक है। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग त्योहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, पहले भी लोग ऐसे ही रहते थे। जहां तक इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों के बारे में जान पा रहे हैं, ठीक है, उनकी लड़ाइयों के बारे में जान पाते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, बाकी है। अब तिथियों का मतलब क्या होता है देखते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह विशेष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह, ठीक है, जन्म की तिथि से की जाती है। अगर जो अब पाश्चात्य शिक्षा हावी हो गई है तो उसी तरीके से इसको यूज भी किया जाता है। क्रिश्चियनिटी ने जहाँ तक चीजें निकाली हैं, जो वहाँ के जो इतिहासकार थे, जो आगे आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जहाँ तक खोज करी है, तो इसलिए उन्होंने ये डेट का भी निर्धारण किया ही होगा। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ई पूर्व ऐसे लिखा होता है। ईसा से पहले, ईसा पूर्व, ईसा बोलते हैं ईसा, किताबों में आप लिखते होगे ईसा पूर्व, इनके जन्म से इतने साल पहले। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में कुछ तिथियों का उल्लेख करेंगे। जैसे 2000 हो गया, ठीक है, अभी क्या चल रहा है 2024, ठीक, ये 2000 को हम क्या मान रहे हैं, अपना आरंभिक बिंदु मान रहे हैं, ठीक है। अब ये पढ़ाएंगे, देखो इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में बीसी, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं इसे, बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में ईयू का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह से पूर्व क्या होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में से क्या कहते हैं, खाली ई कहते हैं, एडी को हिंदी में ई कहते हैं खाली, देखो लिखा भी हिंदी में। इसे एनोडोमी नामक दो लैटिन शब्दों से बना था। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, ठीक है। एडी मतलब जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस दिन की बात हो रही है, ठीक। कभी कभी एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग करते हैं। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, सीई लिखा होगा तो इसे बोलते हैं कॉमन एरा, ठीक। और बीसीई लिखा होगा तो बिफोर कॉमन एरा, ठीक। बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन सब शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग होने लगा है। इसलिए भारत में तिथियों का इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, ठीक है। तो 200 वर्ष हम पूर्व अंग्रेजों के गुलाम थे, ये बात भी याद रखनी है आपको। कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षर का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले, वर्तमान से पहले, ये भी हो जाता है बीपी, इसको भी यूज कर लेते हैं, इसको कहते हैं बिफोर प्रेजेंट। प्रश्न 3 में 2 तिथियां हैं, इनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रश्न 3 आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा आपको। देखो कुछ अक्षर होते हैं इसमें लिपि ऐसी होती थी, पहले अक्षर पे उबेड़ी जाती थी, जैसे कौन सा भाषा कहाँ के लिए यूज होता है। देखो ये जो स्क्वायर है पी के लिए यूज हो रहा था, ये ऐसा है वो टी के लिए यूज हो रहा था, ये ओ के लिए यूज हो रहा था, स्ट्रेट एल के लिए हो रहा था, ऐसा जो है एम के लिए हो रहा था, ये फटसा टाइप ये आई के लिए हो रहा था, और ये ऐसे ए एस के लिए हो रहा था, ठीक। आगे देखते हैं, ऐसे यूज किया गया। ये के लिए हुआ है, ये एल के लिए, आई के लिए, ओ के लिए, पी के लिए, ए के लिए, डी टी के लिए, आर के लिए, ये कंफ्यूजन है इसमें, ये ए के लिए। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेख के प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों का बहुत बदलाव आ चुका है। अब भाषा बदलती रहती है हमेशा, पहले संस्कृत चलती थी, फिर प्राकृत चली होगी, पता नहीं कौन कौन सी भाषा चली होगी, तमिल लोग बोलते थे, पहले कैसे बोलते थे, अब भाषा ही अलग, अब लिखने का तरीका से, अब इसको ये मान लिया किसी ने तो ऐसे यही माना जाएगा, पहले चल रहा है। तो विद्वान इस प्रकार चाहते थे, लिखा था। इसका तात्पर्य है कि अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने का एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 500 वर्ष पूर्व एक यहाँ कहा जा ये राजा रानी कहते थे, उसकी कहानी है।
ठीक, आगे देखते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं का यूरोप लिपि, यूनानी मिस्री लिपि 2 प्रकार में लिखे हैं। एक तो यूनानी होगी और 2 मिस्र की लिपि होगी, उसमें मिला है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे, उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता था। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी और मिस्री संकेतों के अलग अलग बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसे कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बनाए गए हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त होते हैं तो आसानी से उन्हें पढ़ा जा सकता था, तो उनको पढ़ने लग गए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थे उपयोगी शब्द जैसे यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहास का स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। कुछ तिथियां हैं जो बताई थी आपको। कृषि का आरंभ बताया था 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के सबसे पहले कहा सिंधु सभ्यता प्रथम क्या 4700 वर्ष पूर्व। गंगा सभ्यता 2500। वर्तमान लगभग मतलब 200 वर्ष पूर्व। ऐसी ये तिथियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियां, सिंधु इसकी सहायक नदियां। सिंधु की सहायक नदियां क्या थी? ये थी प्रथम नगर। ठीक है, गंगा घाटी ये थी 2500 पूर्व पर बात की जाएगी। मगध पहला बड़ा राज्य था। ठीक है, नर्मदा घाटी क्या आरंभिक कृषि हुई थी। एक गारो बचा तो आखेटक और संग्रह। इसका ऐसे मिलान करोगे। पांडुलिपि और अभिलेखों में अंतर आपको पता लगेगा। ये हाथ से लिखी जाती है, अभिलेख पत्थर पे उत्कीर्ण किए जाते हैं। ये बता चुका हूँ, ये पढ़ा चुका हूँ। जब आप पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन से करेंगे तो आपको सारी समझ में आएंगे, क्योंकि इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको सब समझ में आए। थोड़ी स्पीड तेज रहेगी क्योंकि ये थोड़ा इजी चैप्टर था, पर मैं इसके नोट्स बना के दूंगा, ये मेरी गारंटी है, बना के दूंगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पर टेलीग्राम चालू होने के बाद अभी थोड़ा काम चल रहा है उस पर, फिर उसके बाद आपको नोट्स मिला करेंगे PDF पे। पर जो नोट्स आप खुद बनाओगे उससे सबसे अच्छा नोट्स कुछ हो नहीं सकता। मेरे पास जो नोट्स होंगे मैं उसको आपको दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।